हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब धारणीय विकास। तो इस चैप्टर में हमने 3 क्लासेस ले ली हैं। उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और ये आज चौथी क्लास है, ये लास्ट क्लास है, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपको रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लासेस प्राप्त होती हैं। और हमने आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स को पहले ही क्लियर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासेस नहीं ली हैं उनको ज़रूर अटेंड करें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं और आर एस प्री का सिलेबस जिन एग्जाम में आता है उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस को देखें। निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षाओं में लाभ होगा। देखिए, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन था कि किस समझौते में यह तय किया गया कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखा जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना था। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है पेरिस समझौता। हमने थ्योरी में भी इसको पढ़ा रखा है। पेरिस समझौता 2015 में आया और इसमें यह तय किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो वृद्धि है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वृद्धि को, तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से भी क्या किया जाएगा, कम रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। आज देखिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, धारणीय विकास के बारे में बात करेंगे और उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए ऐसे चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि सतत विकास का मतलब क्या है। देखो, नॉर्मल अगर हम समझना चाहें, सतत विकास का मतलब ये है कि हमारे किसी भी देश का विकास, चाहे वो तकनीकी विकास हो, चाहे वो मशीनों का विकास हो, चाहे वो उद्योगों का विकास हो, वो इस तरह से होना चाहिए कि पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता। अर्थात मतलब संसाधनों का उपयोग उस तरीके से किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी वे संसाधन बने रहें और हम उन संसाधनों का उपयोग लगातार आने वाली पीढ़ियां भी करती रहें। तो ऐसे विकास को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास। यह परिभाषा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दी गई और इसमें ब्रंटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, आवर कमीशन फ्यूचर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्रंटलैंड आयोग की क्या परिभाषा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और किस में ये दी गई थी। तो आवर कमीशन फ्यूचर एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी थी कि भाई किसी भी देश का विकास इस तरीके से होना चाहिए कि संसाधनों का उचित उपयोग हो, भविष्य के लिए वो बने रहें और पर्यावरण को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होते हैं कि भाई सतत विकास के किस तरीके से किया जाएगा। उसके 3 पिलर हैं। पहला पिलर है पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा। यानी विकास इस तरीके से होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो उनको संरक्षित रखा जाए और इकोसिस्टम भी गड़बड़ ना हो। तो उसे हम बोलेंगे पर्यावरणीय स्थिरता। अगर ऐसा है तो सतत विकास जो है वो सही चल रहा है। दूसरा है आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों का कुशल उपयोग। यानी आर्थिक कुशलता का उपयोग करते हुए, आर्थिक स्थिरता का उपयोग करते हुए विकास इस तरीके से किया जाना चाहिए कि भाई आर्थिक रूप से भी भार ज़्यादा ना आए और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। तीसरा है सामाजिक स्थिरता, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ वर्ग का, कुछ लोगों का ही अधिकार हो। नहीं, प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, विश्वास करता है। तो सतत विकास के कितने स्तंभ हो गए, 3। पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास के उद्देश्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मैं अभी अभी बता रहा था कि भाई प्रकृति के संसाधनों का उचित उपयोग ही सतत विकास का लक्ष्य है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा, यानी कि परंपरागत स्रोतों पर ना जाकर हम गैर परंपरागत स्रोतों की ओर जाएं, जैसे सौर ऊर्जा की तरफ जाएं,
और पवन ऊर्जा की तरफ जाएं। अगर वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से हम ऊर्जा के संसाधनों की पूर्ति करते रहेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित रहेंगे। गरीबी और असमानता में कमी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य गरीबी में कमी करना है और सभी संसाधनों पर सभी के अधिकार को बढ़ाना है, यानी गरीबी और असमानता में कमी करना है। स्वच्छ जल, वायु और खाद्य सुरक्षा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भाई विकास इस तरह से हो कि वायु शुद्ध रहे, पानी स्वच्छ रहे और भोजन भी सभी को बहुत अच्छा मिलना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है। समाज और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, समाज को इस तरह से जागरूक करना चाहिए कि वह पर्यावरण को भी क्या रखे, सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे और दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना। पर्यावरण को भी संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास किया जा सकता है। इन उद्देश्यों को लेकर सतत विकास क्या है, हमेशा लागू रहता है, हमेशा प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास के लक्ष्य क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, देखिए इनके बारे में हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से गोल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 2030 तक प्राप्त करने हेतु 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई। इन्हें 2030 एजेंडा, 2030 एजेंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2030 एजेंडा। देखिए ये करंट अफेयर के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि भाई एजेंडा 2030 क्या है। तो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में घोषित किए गए थे। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। कितने हैं? 17। तो कुल लक्ष्य हैं 17 और उपलक्ष्य कितने हैं इनके तहत? 169 और इंडिकेटर कितने हैं? 232। कितने हैं? 232। अब देखिए प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य सतत विकास का गरीबी समाप्त करना, नो पॉवर्टी। दूसरा है भूख समाप्त करना, यानी सभी को भोजन उपलब्ध कराना। तीसरा है स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि सभी के स्वास्थ्य की और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु को उपलब्ध कराना, सस्ती और अच्छी ऊर्जा उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास और रोजगार को उपलब्ध कराना। ये लगातार 8 लक्ष्य हैं। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना। 15वां लक्ष्य है स्थलीय जीवन का संरक्षण करना, वन एवं जैव विविधता का संरक्षण करना और 17वां लक्ष्य है भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना। तो इस तरह से 17 प्रमुख लक्ष्य हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है, सभी 17 के बारे में चर्चा नहीं की है, जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा की है। तो आप इन देखिए इन लक्ष्यों पर अगर हम नजर डालें तो ये सारे लक्ष्य इस तरह के हैं कि ये निश्चित करते हैं कि मानव जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे बनाया जाए। इन सभी लक्ष्यों की तरफ ध्यान दिया गया है और ये जो सभी लक्ष्यों को यदि पूरा किया जाएगा तो हम कहेंगे किसी भी देश का विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत चल रहा है। अगले हम बात करें सतत विकास के सिद्धांत के बारे में कि सतत विकास के किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। सतत विकास अंतर पीढ़ीय समानता पर विश्वास करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करना। अंतर पीढ़ी समानता का मतलब ये होगा कि हम संसाधनों का उचित उपयोग करें। ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ी संसाधनों का उपयोग कर ले और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन रहे ही ना। दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग, अपव्यय को रोकना, पर्यावरण दृष्टि से सही तकनीक अपनाना। ऐसी तकनीकों का विकास करना जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और फालतू का खर्चा ना हो, तो उसे हम बोलेंगे संसाधनों का कुशल उपयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन सहभागिता। इसके बारे में पब्लिक पार्टिसिपेशन। निर्णयों में स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी जन सहभागिता का अर्थ ये हो गया कि भाई हम इस तरह से सहभागी कार्य करें कि स्थानीय जो लोग हैं वह पर्यावरण के संरक्षण में और विकास में क्या हो, सहयोगी हों। न्याय एवं समानता, समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। तो इस पर बात इन सिद्धांतों पर कार्य करता है सतत विकास। प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, भूमि, जल, वन आदि का संतुलन संरक्षण करने पर ध्यान दिया जाता है सतत विकास के अंतर्गत। प्रदूषण की रोकथाम, निवारक उपायों के द्वारा ही प्रदूषण को कम किया जाता है। तो प्रदूषण को कम करने के उपायों के माध्यम से प्रदूषण को कम करना सतत विकास की क्या है, प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। अब हम बात करते हैं सतत विकास के मॉडल। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सतत विकास का मॉडल है और कौन सा सतत विकास का मॉडल नहीं है। तो देखिए पहला मॉडल है 3 स्तंभ मॉडल, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन करना। तो पहला मॉडल क्या हो गया? 3 पिलर मॉडल, जिसमें पर्यावरण को संतुलित करते हुए विकास करना है, समाज को जागरूकता बढ़ाते हुए विकास करना है और अर्थव्यवस्था का अपव्यय रोकते हुए विकास करना है। उसे हम बोलेंगे 3 पिलर मॉडल।
अगला जो मॉडल है वेन डायग्राम मॉडल, 3 क्षेत्रों को एक दूसरे में ओवरलैप करके संबंध दिखाता वेन डायग्राम मॉडल। पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। डाउटनट मॉडल, सुरक्षित सामाजिक नींव और पर्यावरणीय सीमा के बीच विकास को दर्शाता है, यानी समाज जो है वो आगे बढ़े, जागरूकता से आगे बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो इस संबंध को बताता है डाउटनट मॉडल। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मॉडल, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। मानव क्रियाओं के पर्यावरण के प्रभाव को मापता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मॉडल। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहेंगे? मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनता है कि भाई कौन सा सतत विकास का मॉडल है या नहीं है। तो 4 प्रमुख मॉडल है, 3 पिलर मॉडल, वेन डायग्राम मॉडल, डाउटनट मॉडल और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मॉडल। अब इनके बारे में पूछ सकता है कि भाई ये मॉडल जो है वो किस तरह से है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत में सतत विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वन संरक्षण में कैंपा योजना, वनीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है वन संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा साक्षरता मिशन, उजाला योजना, सौर ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। कचरा प्रबंधन के लिए प्लास्टिक को बंद किया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कचरे से ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा है। शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में सतत विकास को शामिल किया गया है, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश का भी क्या करे, विकास करे, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और समाज भी शिक्षित बने। परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, तो आप देखते होंगे कि भाई बहुत सारे जो मेट्रो सिटी हैं उनमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, अब तो इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं, बाइक भी आ रही हैं, स्कूटी भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। बायोफ्यूल नीति को लागू किया जा रहा है, बायोफ्यूल के माध्यम से वाहनों को चलाया जा रहा है। तो ये सभी सतत विकास के लिए भारत में क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा अन्य प्रयास क्या किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, इस पर 8 मिशनों के साथ काम किया जा रहा है। कितने मिशनों के साथ? 8 मिशनों के साथ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT पर्यावरण संरक्षण हेतु न्यायिक निकाय है, यानी पर्यावरण के यदि कोई मामले हैं तो सर्वोच्च निकाय जो है वो कौन सी है? NGT है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक मामलों पर ये क्या करता है? चर्चा करता है। CSR के अंतर्गत पर्यावरणीय और सामाजिक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सभी माध्यमों से सतत विकास पर क्या किया जा रहा है? भारत सरकार ध्यान दे रही है, पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास की चुनौतियां क्या हैं। बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव। देखिए जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो संसाधनों पर दबाव आएगा, तो हम कहीं ना कहीं सतत विकास के लक्ष्यों को उतने तेजी से हासिल नहीं कर पाएंगे। औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण, उद्योगों से और शहरों जन बढ़ता हुआ शहरीकरण भी प्रदूषण का मूल कारण है। यदि प्रदूषण बढ़ेगा तो सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति में हमें कठिनाई होगी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी। देखिए जलवायु जैसे बदल रही है और जिस तरह से जैव विविधता में कमी आ रही है, उससे भी पर्यावरण संरक्षण पर क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सतत विकास जो है उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। पर्यावरणीय नीतियों का ठीक से पालन नहीं होने पर भी हम सतत विकास सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और शिक्षा और जागरूकता में कमी होने पर भी हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव आ रहा है, उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, शहरों में प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय नीतियों का सही तरह से पालन नहीं होने पर है, और शिक्षा और जागरूकता में कमी से भी सतत विकास के लक्ष्यों में क्या पहुंचती है? बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करें सतत विकास के लक्ष्यों के लिए समाधान और सुझाव क्या है। इन चुनौतियों के लिए क्या समाधान है और क्या सुझाव है। तो पर्यावरणीय शिक्षा को प्राथमिकता, यानी कि बच्चों को, समाज को ये जागरूकता करनी चाहिए कि भाई पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। देखिए सौर ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, इन सभी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हम जो लगातार जीवाश्मी ईंधन है उसके ऊपर निर्भरता हमारी कम हो और पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचे।
कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग, यानी कचरे से अब ऊर्जा का उत्पादन करने पर ध्यान देना चाहिए, और रिसाइकिल यदि कोई कचरा है तो उसको रिसाइकिल करके यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारे वन संसाधन हैं उन पर हमारी निर्भरता क्या होगी, घटेगी। संसाधनों का न्याय संगत और दक्ष उपयोग, संसाधनों का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो एक विवेकपूर्ण तरीके से और सही तरीके से संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता होगी, जन जागरूकता होगी तो हम संसाधनों का एक अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। नीति शासन और जन भागीदारी में समन्वय, हमारी नीति और शासन इस तरीके से होनी चाहिए कि वह विकास को प्रभावित न करे और देश जो है वो सतत विकास के साथ आगे बढ़े। तो इन सभी समाधान और सुझावों के साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास में युवाओं की क्या भूमिका। देखिए, युवा जो है पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भाग लेते हैं तो वो जागरूकता में समाज को जागरूक कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने में भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जल और ऊर्जा की बचत, तो युवा जल और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। प्लास्टिक के विकल्प अपनाते हैं युवा, और स्थानीय स्तर पर ग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत युवाओं से यदि करेंगे तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जन जागरूकता फैलाने में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइनिंग सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है, युवा करते हैं। तो वो जन जागरूकता के माध्यम से, सतत विकास के, पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से यह जन जागरूकता फैला सकते हैं कि भाई पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है और सतत विकास के क्या लाभ हैं, सतत विकास क्या है, इन सभी के बारे में बता सकते हैं। तो ये युवा जो है वो सतत विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सतत विकास बनाम पारंपरिक विकास, यानी जो पहले विकास की परिभाषा थी और अब जो सतत विकास की परिभाषा है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, पारंपरिक विकास केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देता था, लेकिन सतत विकास पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन पर ध्यान देता है। पारंपरिक विकास अल्पकालिक लाभ पर ज्यादा टिका हुआ था, सतत विकास दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है और वह दीर्घकालिक लाभ पर क्या देता है, ध्यान देता है। पारंपरिक विकास में पर्यावरण को नुकसान होता था और उसको नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता में रखता है और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए विकास की अवधारणाओं पर, विकास के प्रोजेक्ट पर, विकास की नीतियों पर ध्यान देता है। तो ये प्रमुख अंतर है पारंपरिक विकास में और सतत विकास में। नेक्स्ट हम बात करें निष्कर्ष के रूप में, तो देखिए, विकास तब तक वास्तविक नहीं होता तो जब तक वह पर्यावरण और समाज को साथ लेकर ना चले। यानी कि ऐसा विकास कोई लाभदायक विकास नहीं है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और समाज को साथ लेकर ना चल रहा हो। विकास, सतत विकास की अवधारणा न केवल विकास की परिभाषा को बदलती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि प्राथमिक संसाधन एक उत्तराधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो ये प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, पर्यावरण का संरक्षण हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, विकास भी करना है। तो ये सभी बात कौन सिखाता है, हमें सतत विकास सिखाता है। नेक्स्ट हम बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। यानी केवल हम सरकार के ऊपर ही डिपेंड रहे कि भाई सरकार ही अपनी नीति नियमों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगी, तो ये भी सही नहीं है। हमें सभी लोगों को जागरूक करते हुए जन आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है, सोच बदलिए और जीवन बचाइए। यानी कि अगर हम सोच बदलेंगे तो हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचा सकते हैं। इस विचारधारा के साथ जन भागीदारी को बढ़ाना ही पर्यावरण संरक्षण है। संविधान, विज्ञान, समाज और नीति, सभी का सामूहिक प्रयास ही संसाधनों की सुरक्षा की गारंटी है। यानी हमारा संविधान है, हमारा विज्ञान है, हमारा समाज और हमारी नीतियाँ, यदि ये सभी मिलकर कार्य करेंगी तो पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। तो संविधान में यदि सही तरह से हम नियमों को, अधिनियमों को लागू करें, संविधान में हम सही अधिनियम बनाएं और विज्ञान की उचित तकनीकों का उपयोग हम समाज में पर्यावरण के लिए करें और समाज को बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करें और ऐसी नीतियों का निर्माण करें जो पर्यावरण को सुरक्षा दे और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोगी हो। तो इन सभी का यदि समन्वित रूप यदि हम प्रयास कर सकते हैं, सभी के मेलजोल से यदि हम प्रयास करते हैं तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण भी कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और कमेंट करें
और यदि जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।